अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुबैर सलीम और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। लेजर क्लब स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन फॉर एनपीयू, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे दैट इज़ कि यू हैव टू कैलकुलेट अ फ्रॉड। कोई फ्रॉड हुआ है, कोई एम्प्लॉई था जो छोड़ के चला गया। एंड यूजली जब एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं कैशियर या जिनके हाथ में कुछ कैश के अरेंजमेंट्स होते हैं, तो यूजली वो फ्रॉड करके जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ कैश चोरी करके लेके चले जाते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉड हेयर। और फ्रॉड क्योंकि कैश चोरी हुआ है तो कैश के अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब जब आप कैश के अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट बात यह है इस क्वेश्चन में कि आपको एक बैंक अकाउंट को सेपरेट मेंटेन करना और कैश को सेपरेट। क्योंकि चोरी जो है वो कैश में से हुई है, बैंक में से नहीं। बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, चोरी थोड़ी कोई कर सकता है। लेकिन यस, बैंक से भी पैसे निकलवा के वो लेके जा सकते हैं, लेकिन जब पैसे बैंक से निकलवाएंगे तो वो कैश में कन्वर्ट होंगे और अल्टीमेटली कैश ही वो चोरी करके लेके जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर कि आपको कैश के अकाउंट को सेपरेटली प्रिपेयर करना है और बैंक के अकाउंट को सेपरेटली प्रिपेयर करना है। मज़े की बात यह है कि बैंक अकाउंट ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर कैश। तो जहाँ पे भी वो कहेगा ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये टोटल ट्रांजैक्शन में से 50% कैश ट्रांजैक्शन है, तो आप लोगों ने बहुत पर्टिकुलर हो जाना है कि यार ये कैश के अकाउंट में जाएंगी। और अगर कोई ट्रांजैक्शन थ्रू चेक्स हुई हैं, कोई डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं बैंक्स में, तो वो बैंक के अकाउंट में जाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट गाइज इज़ कि यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉड और ये कैश के अकाउंट से कैलकुलेट होगा। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट थी, एक टक शॉप थी यानी कि कैंटीन थी जिसका ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना है। सेम स्टोरी, सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है मार्जिन से, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि लॉस इन्वेंट्री का कुछ हुआ है बाय फायर, यानी वो आग लगी और इन्वेंट्री जल गई है। देखें, जो इन्वेंट्री जल गई है वो तो बिकी नहीं, तो जब वो बिकी नहीं तो वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल में आती है वो चीज़ जो एक्चुअली आपने बेची हो, जिसको सेल्स में भी आप लिख के बैठे हों और कॉस्ट ऑफ सेल में भी होनी चाहिए। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि जो इन्वेंट्री आग की वजह से, थेफ्ट की वजह से चोरी हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, हमें उसे कॉस्ट ऑफ सेल से निकालना है और उसे एज ए अदर एक्सपेंस दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। और जब आप मार्कअप मार्जिन लगा रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ बिकी नहीं, इस पर आपने मार्जिन कमाए नहीं, यानी इस पर प्रॉफिट कमाया नहीं, तो इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस कॉस्ट ऑफ सेल। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। अच्छा, ओके। अब फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सेम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। देन ओपनिंग फंड बैलेंस हमें निकालने पड़ेंगे, और ये किस तरह निकालते हैं, हम ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ओपनिंग बैलेंसेस सारे, जहाँ पे कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस का जो नोट गिवन होता है, जो एडजस्टमेंट गिवन होती है, उसमें सारे ओपनिंग नहीं होते। तो जो इधर उधर से ओपनिंग उठा के लाओगे वो भी आपने ओपनिंग फंड बैलेंस निकालने में यूज़ करने हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे होते हैं? ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स लेंगे आप लोग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़ आप क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़, तो ये काम आप लोगों ने करना है एंड यू विल हैव ओपनिंग बैलेंस। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट है जिसमें आपने डेप्रिसिएशन टाइम अपोर्शन करके चार्ज करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ डिस्पोजल्स और कुछ एडिशंस भी गिवन है। सो ये वो बातें हैं जो कि हम लोगों ने यूज़ करनी है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन। सो लेजर क्लब स्प्रिंग 2017 का ये क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस कि इस क्वेश्चन में क्या है। अब रिक्वायरमेंट सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑब्वियसली, और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम ओपन करेंगे अपने वर्किंग्स एंड जो रिक्वायरमेंट के आंसर्स हैं। So required, determine the amount of loss incurred by the club due to fraud committed by the previous accountant. So 9 marks के लिए आपने loss incurred by the club due to fraud calculate करना है. So it means they are asking you to prepare cash account. So you have to prepare cash account here. तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है कैश अकाउंट सर। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है आप लोगों की कि आपको यू हैव टू कैलकुलेट कैश अकाउंट। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट टू कैलकुलेट द फ्रॉड।
दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आप लोगों ने। ईयर एंड आपका 31 दिसंबर 2016 है, इंपॉर्टेंट बात होती है। एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने प्रिपेयर करनी है। तो लेट्स ओपन फॉर्मेट ओपन करते हैं और देन फिर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ले जी, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया। तो पहली चीज़ जो मैं ओपन करूँगा फॉर पार्ट ए, दैट इज़ कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं टू कैलकुलेट फ्रॉड। आप लिख भी सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्रॉड। तो ये जी आप लोगों के काम है। तो सबसे पहला अकाउंट आ गया है कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट है, याद रहे, ये बैंक अकाउंट नहीं है। तो ये कैश अकाउंट। बी जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहा। लेजर क्लब स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, वो आप लोग काम कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट टू सेव स्पेस एंड टाइम। तो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिख लिया है और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि यार ये दूसरी रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन शुरू हो गया। और ये आप लोगों का कैश अकाउंट है, ए रिक्वायरमेंट। नाउ वी नीड टू प्रिपेयर। इसमें इनकम का एक हेड होता है, एक एक्सपेंस का हेड होता है। तो ये इनकम का हेड आ गया और इन द सेम वे यहाँ पे एक्सपेंसेस के हेड्स भी आ गए। अब आप लोगों ने बच्चों सी पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे सी पार्ट में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओपन कर लेते हैं। और इसमें आप सबको पता है कुछ एसेट्स, लायबिलिटीज़, फंड्स और लायबिलिटीज़ के बैलेंसेज हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया और आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इट्स बेटर कि थोड़ा सा फॉर्मेट बना लें आप लोग। सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे आप लिखेंगे, फिर नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे, फिर करंट एसेट्स आ जाएंगे आप लोगों के पास। रेंज ये वैल्यूज़ हैं। फिर उसके बाद आप लोग नीचे की तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ पे फंड्स का बैलेंस आ जाएगा एंड देन वी विल हैव लायबिलिटीज़ बैलेंस एज वेल। ये है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर किया आपने बच्चों, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपन किया आप लोगों ने और कैश का अकाउंट भी ओपन कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। और बहुत क्लियरली समझना है कि क्वेश्चन है क्या। द अकाउंटेंट ऑफ लेजर क्लब was terminated on account of charges of fraud on 31st December 2016 and Mr. Imad has been appointed in his place. Imad has gathered the following information in respect of the year ended 31st December 2016. तो सबसे पहले मेंबर्स की बात की गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि जो नोट 1 है ये हमें हेल्प करेगा टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये ले मेंबर्स कितने हैं, कितनी सब्सक्रिप्ट फ़ी है, तो ये सब्सक्रिप्शन में हमें हेल्प करेगा। दूसरा नोट जो गिवन है वो बड़े मज़े का नोट है। दूसरा नोट है समरी ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द ईयर गिवन है। अब समरी ऑफ बैंक अकाउंट गिवन होने का मतलब ये है कि देखें ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ठीक हो गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। तो इसका मतलब हमें बैंक अकाउंट ऑलरेडी गिवन है, तो हमें बैंक अकाउंट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, कैश अकाउंट तो हमने बनाना है, वो हम बात कर चुके हैं। तो बैंक अकाउंट हमें हेल्प करेगा बच्चों कि क्या क्या एक्सपेंसेस पे हुए हैं, कितनी सब्सक्रिप्शन से पैसा आया, कितना एसेट्स खरीदे, कितने का बेचा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सो आप कह लो कि ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो रिवॉल्व कर रहा होता है वो इस बैंक अकाउंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। क्योंकि ये आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, कितने एक्सपेंसेस पे हुए हैं, कितने एसेट्स खरीदे हैं, कितने एसेट्स बेचे हैं, ये सारी की सारी बातें वो आप लोगों को समझा रहे होंगे। ओके, सो फेयर इनफ। आगे देखते हैं ज़रा, आगे क्या है जी। अमाउंट्स पेड फ्रॉम पेटी कैश वर एज फॉलोज लें जी। फ्रॉम पेटी कैश मतलब कैश अकाउंट से जो अमाउंट्स पे हुई हैं वो गिवन है। तो ये हेल्प करेगा हमें कैश अकाउंट को प्रिपेयर करने में, ये हमें कैश अकाउंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। देन वी हैव क्लब हैज़ अ टग शॉप। लीजिए टग शॉप गिवन है। टग शॉप इज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, इट मीन्स कि इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। ओवरऑल एक जो आपका एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम करने जा रहा है, वो एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है टू अर्न प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। विच अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। मार्जिन है 20% ऑफ सेल्स का मार्जिन है। तो आपको पता है सेल्स 100% होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल 80% और ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 20%। ऑल सेल्स ऑफ टग शॉप आर मेड ऑन कैश। सारी की सारी टग शॉप की जितनी सेल्स निकलेंगी गाइस वो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगी, क्योंकि जितना पैसा रिसीव हो रहा है डेबिट कैश हो रहा है, क्रेडिट सेल्स हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको नहीं भूलना आप लोगों ने। सो ऑल द टग शॉप्स आर मेड ऑन कैश। सारी की सारी टग शॉप्स कैश बेसिस पे बनाई गई हैं। ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 500 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
सो 500 का स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। इसकी एक डबल एंट्री छोटी सी बना लेते हैं। इसकी डबल एंट्री मेरे बच्चों होती है कि आप लोगों ने P&L में एक्सपेंस को डेबिट कर देना होता है। ये P&L एक्सपेंस है, आप ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल में होती है जो चीज़ एक्चुअली सेल हुई उसकी कॉस्ट। सो डेबिट P&L में एक्सपेंस जाएगा, ये P&L मतलब एक्सपेंडिचर्स में एक्सपेंस बनेगा ये, और इसको हम क्रेडिट कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स, या आप कह लो कि कॉस्ट ऑफ सेल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये लें कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, ये 500 से हमने ये डबल एंट्री बनानी है, तो 500,000 से, या अगर आप 3 जीरोस कॉमन रख रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम लोग कितने से ये डबल एंट्री बनाएंगे, आप सबको पता है, अदरवाइज 500,000 पूरा ले लेंगे। ओके, अब हमारे पास आ रही है जी ये एक एंट्री इंपॉर्टेंट थी जिसका आपको पता होना चाहिए। सो 20% मार्जिन है तो बड़ा आराम से हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, करते हैं थोड़ी देर में। देन नेक्स्ट नोट जो है वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का है। इसमें कुछ डेप्रीसिएशंस और कुछ एडिशंस की बातें की हुई हैं, तो ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डील करते हुए नोट पढ़ लेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड, ले जी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन अगर आप लोग शुरू करने का सोच रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेने चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस आप लोग लिख लें ताकि ज़रा चीज़ें ईजी रहें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हमारे पास गिवन है इन हैंड वो 3 लाख और ईयर एंड पे 25,000 है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश लिखने जा रहा हूँ। तो अब मेरे पास बच्चों ब्रॉड डाउन बैलेंस ऑफ कैश यहाँ पे आ जाएगा, BD इज़ 3 लाख, तो आपके पास ये 3 लाख है, ऊपर रुपीज़ का साइन दे देना चाहिए आप लोगों को, ये लें जी रुपीज़ 3 लाख। एंड द कैरी डाउन बैलेंस इज एग्जैक्टली, अगर हम कैरी डाउन बैलेंस देखें तो कैरी डाउन बैलेंस जो हमारा है दैट इज एग्जैक्टली 25,000। तो ये कैरी डाउन बैलेंस है 25,000। सो वी हैव ओपनिंग बैलेंस, वी हैव क्लोजिंग बैलेंस, ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोगों ने बच्चों करना क्या है, प्लीज़ ज़रा ये बात समझनी है। ओके, व्हाट वी नीड टू डू, ज़रा गौर करें। आगे देखते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट थ्रू अ स्क्रूटनी ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड्स। लें जी कुछ बैलेंसेस गिवन है जी बच्चों, क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है, आप सबको पता है क्रेडिटर्स का बैलेंस हम इसलिए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे टू फाइंड द परचेजेस। ये हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वी नीड टू कैलकुलेट परचेजेस, तो इसलिए हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट एक ओपन कर लेना चाहिए। इज दैट ओके? तो मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करने लगा हूँ, यहीं पे ओपन करने लगा हूँ मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट। दिस वुड बी माई वर्किंग 1 कह लें, इसको वर्किंग 2 कह लें, जो नंबर देना है आप लोग देंगे, बट ऑब्वियसली यू हैव टू पुट द नंबर्स हेयर। तो क्रेडिटर्स जो है, मैं क्योंकि रेज करता रहता हूँ साथ साथ चीज़ें, इसलिए मैं नंबर्स नहीं दे रहा। ओपनिंग बैलेंस जो मेरे बच्चों हमारे पास आ रहा है दैट इज़ एग्जैक्टली क्रेडिटर्स का 2500 अमाउंट आ रही है आपके पास, ये लें। और क्लोजिंग बैलेंस जो आपके पास आ रहा है दैट इज़, ये लें सर, ये अमाउंट आ रही है क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स का अकाउंट टू कैलकुलेट परचेजेस। ओके, अब आपके पास प्रीपेड रेंट, सर रेंट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन कर लेते हैं ताकि रेंट का एक्सपेंस भी इजीली कैलकुलेट हो सके। तो ये इसके लिए एक वर्किंग ओपन कर लेते हैं रेंट एक्सपेंस की। तो यहाँ पे ही मैंने रेंट एक्सपेंस की वर्किंग भी ओपन कर ली, रेंट एक्सपेंस। अब ये रेंट एक्सपेंस जो है ये प्रीपेड है, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस इज 168, ये ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे आ जाएगा 168,000 बच्चों, एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 175,000। ये लें जी प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए। बैंक अकाउंट हमें हेल्प करेगी या कैश अकाउंट हमें हेल्प करेगा, कितना रेंट पे किया है वो लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बैलेंसेस आ जाएंगे। बट दीज क्लोजिंग बैलेंसेस शुड आल्सो बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आप अभी भी बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, इन्हें उठाएं, जो बड़े आराम से बैलेंस शीट में इससे जाते हैं। जो अकाउंट बन सकते हैं, जो इजीली बन सकते हैं, वो बना के उनके एक्सपेंसेस P&L में ले जाएं। तो प्लीज़ करना है, जितना भी होगा आपने करना है क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सो स्टॉक आपके पास ट्रक शॉप का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2300 एंड 2500। सो दिस इज समथिंग जो कि हम लोगों ने यूज़ करना है टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में अभी ले जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आती हैं जो कि 100% होंगी, क्योंकि मार्जिन गिवन है हमें 20%। ओके, मार्जिन गिवन हो तो सेल्स 100% होती हैं। फिर लेस करानी होती है हमने इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, आप ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे,
ओके जो आपके पास आ रही है, द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2300,000। टक शॉप का जो स्टॉक है लें जी 2300,000, ये अमाउंट आ गई बच्चों। अब आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है परचेजेस जो कि हमें पेएबल के अकाउंट से मिल जाएंगी। अब यहाँ से लेस करना है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर ये आप लोग यहाँ से माइनस कर दोगे। कितना था लॉस बाय फायर? हमने एक डबल एंट्री बनाई थी, ये देखें ज़रा 500,000 से, और इसको हम लोगों ने P&L में चार्ज कर देना था, तो 500,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा बच्चों। ये लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास आ रहा है दैट इज़ एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो है 2500। तो ये 2500 हम लोगों ने यहाँ से माइनस कर दिया। सो दैट्स इट गाइस। परचेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं पेबल से, अभी कैलकुलेट कर सकते हो आप। ऊपर बैंक के अकाउंट में या कैश के अकाउंट में जाएं, पेबल्स क्रेडिटर्स को जितना पे किया है आप लोग यहाँ पे लाएं, अकाउंट बैलेंस करें और ये मार्क का मार्जिन अप्लाई कर लें। मार्जिन कितना था यार गाइस? 20% मार्जिन था। यस 20% मार्जिन था, तो इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी एग्जैक्टली ये 80% आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो आपके पास 20% आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व these types of questions। तो ये लें जी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट टक शॉप का एक ट्रेडिंग अकाउंट कह लो, आप इसे P&L कह लो, तो टक शॉप का आपने ये बना लिया है। ये लें सर टक शॉप, ये लें सर। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब हम लोगों ने करना क्या है मेरे बच्चों, ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, ऊपर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस का एक वर्किंग आप और ओपन कर सकते हैं। ये वर्किंग अगर आप अभी ओपन कर लोगे तो एट द एंड थोड़ा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ दैट वर्किंग? आप ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ की एक वर्किंग ओपन कर लें, और कोशिश करें कि ये ओपनिंग एसेट्स यहाँ पे जितने हैं वो सारे इधर लिखते जाएँ, और इसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज़ इसी में से माइनस करते जाएँ, तो ये आपके ओपनिंग फंड का बैलेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ये ओपनिंग एसेट्स आपके पास आ रहे थे, ये लायबिलिटी थी, ये एसेट था, ये एसेट था, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 2300 30 यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि ज़रा रश कम पड़े। फिर आपके पास 168 का एसेट था, प्रीपेड रेंट्स थे। देन वी हैव पेबल्स, और पेबल्स हमारे पास 2500 था, तो ये पेबल्स आ गया आपके पास। इन द सेम वे अगर आपके पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग और आता है, इसके अलावा आता है, जैसे कैश इन हैंड का ओपनिंग 3 लाख था, तो ये इधर आ जाएगा, ये लें। इसी तरह बैंक का ऊपर, सब्सक्रिप्शंस का ऊपर, जो भी ओपनिंग बैलेंसेज हैं वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये वर्किंग भी आपको पहले दिन ही ओपन कर लेनी चाहिए, यानी इंस्टेंटली, और जहाँ जहाँ से ओपनिंग आएगा जल्दी जल्दी से उधर लेके जा सकते हैं। एंड पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। ओके अब मेरे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कौन सी चीज़ किधर है, और वो अकाउंट्स जो आप ओपन कर सकते थे क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे वो आपने ओपन कर लिए हैं। बाकी हर चीज़ का जो पेमेंट्स एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं वो P&L में जाते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अब मेरे बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अभी तक हम लोगों ने ओपन नहीं किया। सो लेट्स सी जी कि अब हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। सो गाइज द क्लब हैज़ 3300 मेंबर्स, 3300 members, and the membership fee is 10,000 per annum। पर एनम है ये बहुत ख्याल रखना होता है पेमेंट्स में कि पर एनम है। ओके 10,000 पर एनम है, 33 मेंबर्स। ओके द फी पेबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर। ड्यू हो जाती है फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच इट बिकेम अ मेंबर। द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वर एज फॉलोज। अच्छा सबसे पहले आप मुझे कहेंगे कि सर इस लाइन का मतलब समझाएं। मैं पूछूंगा कौन सी लाइन, आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, फी पेबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर इन विच इट बिकेम ए मेंबर, इसका क्या मतलब है सर? तो अभी समझा देते हैं आपको। फर्स्ट क्वार्टर में जो आपको अमाउंट मिली है ना, तो ज़रा और करना। फर्स्ट क्वार्टर है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब आपका ये जो ईयर एंड है ना दैट इज 31 दिसंबर। ओके जब आपका 31 दिसंबर ईयर एंड है तो पहला जो क्वार्टर है वो जनवरी से मार्च तक का होगा, दूसरा क्वार्टर अप्रैल से जून तक का होगा, थर्ड क्वार्टर वुड बी जुलाई टू सितंबर, एंड द फोर्थ क्वार्टर वुड बी अक्टूबर टू दिसंबर। तो 4 क्वार्टर्स हैं। अच्छा अगर एक बंदे ने फरवरी में भी ज्वाइन किया है ना तो हम उससे जनवरी की फीस भी लेंगे। हम उसे कहेंगे पुत्र तू चाहे फरवरी में आया बट हमारा क्वार्टरली सिस्टम है तो हम तुझे अज्यूम करेंगे कि तू जनवरी से ही आया। अच्छा जो बंदा मार्च के आखिरी दिनों में आया है हम उसको भी क्या कहेंगे, भाई फीस तुझे लगेगी जनवरी की। तो कुछ लोग क्या करेंगे, थोड़ा लेट भी कर लेंगे कि यार मैं नहीं आता मार्च में, अप्रैल में आ जाता हूँ, ये 3 माह में क्यों फ्री में दूँ,
कर लें, हमें इससे मसला नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जो बंदा पहले क्वार्टर में कभी भी ज्वाइन करेगा, हम पैसे उसके जनवरी से ही उठाएंगे, हम उसे कहेंगे पुत्र चल जनवरी से पे करना शुरू कर। So this is the line. Fee payable by each member becomes due on the first day of a quarter in which it became a member. तो क्वार्टर के किसी भी दिन आया हो, आपने फीस जो है उससे पहले क्वार्टर से लेनी है, पहले दिन से। अच्छा सर, तो अगर तीसरे क्वार्टर में को आया, देखिए तीसरा क्वार्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर, तो वो जुलाई में आया फिर भी जुलाई से पेमेंट शुरू होगी, वो सितंबर में आया फिर भी जुलाई से, अगस्त में आया फिर भी जुलाई से। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने यही काम करना है। फेयर इनफ। अच्छा, तो यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है। सो इंटरेस्टिंग बात ये है, द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वर एज फॉलोज। अब हमें जो फीस रिसीव हुई हैं वो ये अमाउंट हुई है, 9900, 8250 रिसीव हुआ है हमें, 5500 और 9350 रिसीव हुई है। अब मज़े की बात पता क्या है, जिस बंदे ने हमें पेमेंट की पहले क्वार्टर में, तो ये इसी साल की पेमेंट है, क्योंकि हमने जनवरी से उससे लेनी थी पेमेंट, जनवरी से दिसंबर तक की पेमेंट ये कंसीडर होगी। तो इसमें ना कुछ एडवांस में, अच्छा वो एडवांस में पे कर रहे हैं हमें, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट हमने रिसीव की है, ये इसमें कोई एडवांस की अमाउंट नहीं है, ये पूरे इसी साल के 12 माह की पेमेंट है। सो देयर इज़ नो एडवांस बैलेंस। सेकंड जो पेमेंट रिसीव हुई है बच्चों, तो खुद सोचो ज़रा, सेकंड वाले क्वार्टर में जब भी आया होगा, मैंने उसको 1 अप्रैल से फीस चार्ज करना शुरू करनी है, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स की फीस चार्ज हो गई है, यानी इस साल 9 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन उसकी बन गई है। लेकिन उसने तो पूरे साल पे किया हुआ है मुझे, वो पे करते हैं पर एनम पे करते हैं। अब मुझे बताएं कि कितना एडवांस में रिसीव हुआ है इसमें से, तो आंसर है 3/12 इसमें एडवांस है। सर 9 माह की फीस बनती है हमारी, 3 माह हमने एक्स्ट्रा रिसीव किया हुआ है एडवांस। थर्ड क्वार्टर में जो आया, ये बड़ा मज़ेदार कहानी है, थर्ड क्वार्टर में जो आया होगा तो उसको हम जुलाई से चार्ज करना शुरू करेंगे, तो 6 माह चार्ज करेंगे, 6 माह इसका क्या हो जाएगा, एडवांस रिसीव हो जाएगा। सर ये ज़रा और करें, ओके आगे क्या है जी, ज़रा देखें आगे। 9350 आ रहा है बच्चों, 9350 आ रहा है जी, बिल्कुल जी 9350 ही आ रहा है। तो आप मुझे बताएं क्या करना है। तो जो फोर्थ क्वार्टर में 9350 है, ये फोर्थ क्वार्टर का मतलब ये है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से शुरू हुआ है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के तो पैसे बनते हैं आपके, आपने काट लिए, लेकिन 9 माह तो आपने अगले साल के रिसीव किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 9 मंथ्स का क्या आना चाहिए, एडवांस। तो ये इस साल जो जो भी पैसे रिसीव हुए हैं उसमें से कितना कितना एडवांस में रिसीव किया है, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी थी। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है आप लोगों को, आप सर ये सारे के सारे बैलेंसेस इकट्ठे कर सकते हैं, ये सारे के सारे अमाउंट्स रिसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोगों की कितनी अमाउंट आ रही है सर। तो ये ज़रा देख लेते हैं कितनी अमाउंट आ रही है सर। बहुत ही आसान सी बात है सर। जी सर, आगे क्या चलें, आगे क्या करें सर, ये क्वेश्चन है हमारा, आगे क्या करना चाहिए हमें। ओके सर, आगे देखते हैं ज़रा। लास्ट ईयर फ़ी वॉज 9000 पर एनम। सर लास्ट ईयर जो फ़ी थी वो 9500 थी, 9000 पर एनम थी। इस साल आप कितनी ले रहे हैं, 10,000। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। However, the number of members were the same. नंबर ऑफ मेंबर्स उतने ही हैं, ना किसी ने छोड़ा ना कोई लेके गया, ना कोई निकला ना कोई नया आया, सेम मेंबर्स हैं। तो बच्चों अगर सेम मेंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या है, जितने लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर में पे किया उतने लोगों ने पिछले साल भी फर्स्ट क्वार्टर में पे किया होगा, जितने लोगों ने सेकंड क्वार्टर में पे किया पिछले साल भी सेकंड क्वार्टर में पे किया होगा, जितने लोगों ने थर्ड क्वार्टर में पे किया उतने ही लोगों ने थर्ड क्वार्टर में भी पे किया होगा, जितने लोगों ने फोर्थ क्वार्टर में पे किया उतने ही लोगों ने पिछले साल भी फोर्थ क्वार्टर पे किया होगा। बट द पॉइंट इज पिछले साल उन्होंने 9000 के हिसाब से, 9000 पर एनम के हिसाब से पे किया था, इस साल 10,000 के हिसाब से पे किया। तो अब अगर मुझे एडवांस कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन आई कैलकुलेट एडवांस एट ईयर एंड फिर इसी को ओपनिंग पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो बड़ा आसान सा काम है यार, कैरी डाउन बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा आसान काम। 9900 हमें जो रिसीव हुआ है, ये लें जी 9900,000, ऑब्वियसली इसमें कोई एडवांस का पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात तो सीधी सीधी थी, कोई एडवांस का पैसा नहीं है इसमें। ओके आगे क्या है सर, फिर आगे बताएं ज़रा, आगे क्या कहानी है। क्वार्टर 2, क्वार्टर 1 में कोई नहीं है, क्योंकि क्वार्टर 1 जनवरी से चार्ज करेंगे, पूरे 12 माह के पैसे ले लिए हमने उनसे, इसी 12 माह के लेने भी थे। लेकिन जो सेकेंड क्वार्टर में हमारे पास आए हैं ना बच्चों, सेकेंड क्वार्टर में आए हैं 8250 जो सेकेंड क्वार्टर में आए हैं, इसमें 3 मंथ्स जो हैं वो आपने एडवांस में ले लिए हैं।
तो ये अमाउंट आ रही है आपके पास 3 0 मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 2062.5 ये लें। अगर ऊपर 3 0 कॉमन नहीं लेते आप तो ये फिर 0000 ये आ जाएंगे जी, ये लें 2062.500 ये लें सर, ये आपके पास अमाउंट आ गए। फेयर इनफ। ओके सर, 5500 में कितना 5500,000 में कितनी अमाउंट आ रही है सर, ये देख लें ज़रा। इसमें 6 मंथ्स के जो हैं वो एडवांस हैं। अगर 6 मंथ्स के एडवांस हैं 6/12 तो ये अमाउंट बनेगी 2750। तो ये अमाउंट बन गई 2750,000 ये लें जी 2.75 मिलियन। सर जो लास्ट ईयर में लास्ट क्वार्टर में जिन्होंने हमें पे किया दैट इज़ 9350,000 मल्टीप्लाई बाय जी सर, इसमें 9 मंथ्स एडवांस में थे तो ये अमाउंट आ रही है अच्छी खासी अमाउंट 7012,500। तो ये अमाउंट आ रही है सर। टोटल जो आपका पेएबल यानी एडवांस में जो अमाउंट आप रिसीव कर चुके हैं दैट इज़ एग्जैक्टली 11,825,000 ये लें जी। 11 मिलियन आप एडवांस में रिसीव करके बैठे हुए ईयर एंड पे। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे ये ओपनिंग बैलेंस बना लेना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने इसको सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में लिख लूँगा। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमने ओपन नहीं किया अभी तक, तो लेट्स ओपन सब्सक्रिप्शन का अकाउंट और सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ये लें सर, ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर लिया यहाँ पे, ये लें सर। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में इसको ऑब्वियसली एक वर्किंग का नाम देना है आप लोगों ने। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में एडवांस रिसीव किया हुआ वैल्यू में क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दूंगा 11,825 मिलियन ये लें सर, ये लें सर, ये अमाउंट आ गई कैरेट ऑन बैलेंस। अब मुझे बताओ कि सेम बैलेंस पिछले साल भी होगा। अगर तो फीस सेम होती तो फिर तो यही बैलेंस होता, लेकिन ये 10,000 के हिसाब से है, मुझे 9,000 के हिसाब से चाहिए। तो कितना ईजी है कि मैं क्या करूं कि जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको लूं। ये क्लोजिंग बैलेंस लिया मैंने, इसको मैंने 10 के हिसाब से, ये मैंने 9 के हिसाब से 9/10 कर लिया इसको, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना आसान था कि सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उसी को 9/10 कर लें। वो 10,000 के हिसाब से, हमें चाहिए 9,000 के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस आएगा 825, इसको कहते हैं हम ट्रांसपोजिशन एरर इनटू दीज आर 9/10 करेंगे तो यू विल गेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके सब बड़ी फनकारी है, बिल्कुल फनकारी है। तो ये अमाउंट आ रही है जी 10, देखते जाइएगा ज़रा, 10,10,642,500 ये लें सर, ये अमाउंट आ गया आपके पास ओपनिंग बैलेंस। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 10,642,500 सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। यस ओपनिंग भी आ गया। कितने पैसे रिसीव हुए हैं? ये सारे रिसीव हुए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम चल रहा है क्वेश्चन में, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि कितना पैसा रिसीव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैश और कितना पैसा रिसीव हुआ है बैंक की फॉर्म में। बहरहाल जितना भी पैसा है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारा इकट्ठा करें और सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में इधर लिख लें बैंक और इधर लिख लें कैश, ये लें सर। टोटल जो पैसा बनता है वो आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 33,000 इंटू 10,000 बनेगा। तो ये अमाउंट एग्जैक्टली बन जाएगी सर आप लोगों के पास 33 मिलियन, ऐसे ही बिल्कुल जी। अब मेरे भाइयों ज़रा गौर करना, बैंक के अकाउंट में ऑलरेडी गिवन है कि कितना बैंक में से पैसे हैं। नहीं भी पता तो ठीक है यार, बस सिंपल टोटल इधर लिखो, कहानी ख़त्म करो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन की जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई है आप लोगों को वो देख सकते हैं आप लोग कितनी है, 33 मिलियन बन रही है। तो ये यहाँ पे आप लोग रिसीट लिख लेंगे, डेबिट कैश हुआ होगा, क्रेडिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट हुआ होगा। तो ये 33 मिलियन आप लोगों के पास आ रही है सर, ये 33 मिलियन आ गई। अब अगर 33 मिलियन ये अमाउंट आ रही है, इसमें कैश कितना, बैंक कितना है मुझे नहीं पता, ये प्लीज़ याद रखना। अगर इसमें कोई कैश है तो मुझे कैश के अकाउंट में लेके जाना है, मैं स्पेसिफिकली कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके सर ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में कितना चार्ज करेंगे आप इस दफ़ा, ये सिर्फ बता दें हमें। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में मेरे बच्चों हमारे पास जो अमाउंट आ रही है दैट इज़ एग्जैक्टली बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है, और वो अमाउंट आ रही है 31,817 and 500।
ये लें सर, ये अमाउंट आ रही है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर ये अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इसे उठाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएं, दैट्स इट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज डन। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये क्योंकि एडवांस में रिसीव हुआ हुआ है, इसे बैलेंस शीट में लेके चले जाना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टेक दीज वैल्यूज टू द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ताकि कोई टेंशन वाली बात रहे ना कि भाईजान होना क्या है इस दफ़ा। इज दैट ओके? चलें जी, उठाते हैं वैल्यूज़ और लेके जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं हम लोग, और इसका जो भी वर्किंग का नंबर है आप लोगों का, वर्किंग का नंबर दे देंगे आप लोग। सब्सक्रिप्शन इनकम जो आप लोगों की बनती है दैट इज़ एग्जैक्टली, देख सकते हैं आप लोग, ये बन रही है 331,817 एंड 500। ये लें जी, ये अमाउंट रिसीव सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए। फेयर इनफ। क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है आपका, ये लायबिलिटी है आपकी, आपने एडवांस में पैसा रिसीव किया हुआ है, तो अनअर्न सब्सक्रिप्शन कह लें, सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस कह लें, सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी बोल लो, जो दिल करता है बोल लो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये वैल्यू आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी लायबिलिटीज़ में, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में आनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्वेश्चन में है नहीं हमें, क्योंकि सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पता है। तो यहाँ पे मैं लायबिलिटीज़ में लिखने लगा हूँ जी, क्या लिखने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ये लें सर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आप लोग यहाँ पे लायबिलिटीज़ में लिखेंगे, और जो अमाउंट आ रही है वो आप लोगों के सामने है, 11,825 लें जी, ये 000, तो 11,825,000 आ रही है। दैट्स इट गाइस, ये आप लोगों ने काम करना था। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि सब्सक्रिप्शन मैंने कितनी कैश में रिसीव की है, कितनी बैंक में, क्योंकि मैं बैंक का अकाउंट तो मुझे गिवन है, कैश का अकाउंट मुझे गिवन नहीं है, वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके लेट्स सी, सेकंड एडजस्टमेंट में बैंक अकाउंट गिवन है, इंटरेस्टिंग गिवन है। अगर गिवन है तो सबसे पहले तो ये सब्सक्रिप्शन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करें कि कितने पैसे बैंक में आए हैं, ये हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। डेबिट साइड पे देखें पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे होगा, देखें जी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जो जमा कराए, फिर जो आए हैं यानी बैंक में कैश में से आए होंगे इधर, राइट ऑफ अमाउंट रिकवर, डिपॉजिट ऑफ फिक्स एसेट्स, और मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये ले 19.8 मिलियन आपको बैंक में डायरेक्टली सब्सक्राइब किया लोगों ने, यानी बैंक में ट्रांसफर करके आपको भेज दिया यार, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जो पैसा बैंक में डायरेक्टली आ रहा है उसका कैश अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें डबल एंट्री बैंक टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगी। ठीक हो गया, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में मैं ऑलरेडी लिख के बैठा हूँ, डेबिट बैंक अकाउंट भी बना पड़ा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट अबाउट अदर अमाउंट, सर कैश कितना रिसीव हुआ होगा, तो सर 33 मिलियन टोटल था जो आपने को रिसीव हुआ, उसमें से डायरेक्ट जो बैंक में रिसीव हुआ है दैट इज 19.8 मिलियन। तो इसका मतलब है जो बाकी अमाउंट बचती है दैट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश के फॉर्म में रिसीव हुई। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इट वुड बी 13.2 मिलियन, तो मुझे कैश के अकाउंट में जाके लिख देनी चाहिए कि मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो लें जी, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश है, ये सब्सक्रिप्शन इन कैश आपको रिसीव हुई है। ये ले मेरे बच्चों, कितनी सब्सक्रिप्शन इन कैश रिसीव हुई है आपके सामने है, 13.2 मिलियन ये बन रहा है। तो ये लें सर, ये अमाउंट बन रही है, ये इंटरेस्टिंग। ओके फेयर इनफ। अब हमने आगे क्या करना है सर, आगे देख लेते हैं सर, बैंक अकाउंट को डील करें ज़रा, देखें क्या एसेट्स खरीदे हैं, क्या कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, ताकि ज़रा आगे बढ़ें। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कब हम लोगों ने करना है। सो पहली चीज़ सर, ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें, तो ये जब ओपनिंग बैलेंस आपको पता चला, अगर आपने ये ओपनिंग बैलेंस की वर्किंग एसेट्स लायबिलिटीज़ ओपन की हुई है टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए की हुई है आप लोगों ने, इफ़ यू हैव ओपन दिस टू कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स, तो फिर इसका मतलब ये है कि ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। तो इसमें एसेट का ओपनिंग, बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, ये है 3.7 मिलियन जी, 3.7 मिलियन। तो ये अमाउंट एसेट साइड पे आ जाएगी 3.7 मिलियन, 0.5 आ जाएगी, ये 500 भी आ गए, 3700.5। ठीक है, आप 3 0 पूरी लिखें, तो अगर आप पूरी लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। सर ओपनिंग क्यों इकट्ठे कर रहे हैं सर आप, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़ क्यों कर रहे हैं, टू कैलकुलेट ओपनिंग फंड्स। ओपनिंग फंड्स आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं, आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा होगा जीटी के नाम से, उसमें भी हमने ये कैलकुलेट किए थे। ओके फेयर इनफ सर। आगे नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, ज़रा देखते हैं आगे क्या करना है। ओके जी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक में पैसा आया तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की डबल एंट्री होती है, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस डेबिट हुआ पड़ा, क्रेडिट आप कैश करेंगे, इसका मतलब है कैश के अकाउंट में आपको ये अमाउंट जाके क्रेडिट करनी, ठीक है। इसके साथ ही आप क्या करें, आप दूसरी अमाउंट भी चेक कर लें, जिस तरह बैंक से में डिपॉजिट होता है इसी तरह बैंक से विड्रॉ भी किए जाते हैं, तो ज़रा देखें कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक कितना है, लें ये है, इसकी डबल एंट्री उल्टी होती है, बैंक से पैसे निकल आए क्रेडिट बैंक, कैश बढ़ गया डेबिट कैश, तो ये कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे चली जाएगी और ये कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। तो ये वैल्यूज़ लिख देते हैं कैश के अकाउंट में, ठीक हो गया, दो वैल्यूज़ तो डील करो ना। ओपनिंग आपको पता है क्या करना था, तो आई एम मूविंग टूवर्ड्स कैश अकाउंट और यहाँ पे आया मैं कैश के अकाउंट में और मैंने यहाँ पे लिखा बैंक, कितना पैसा मैंने विड्रॉ किया है वो इस साइड पे आएगा। यार खुद सोचो, अगर बैंक में क्रेडिट साइड पे तो इस अकाउंट में तो डेबिट साइड पे आएगी ना, डेबिट क्रेडिट इक्वल रखना होता है और बैलेंस भी रखना होता है। तो बैंक में से जो पैसा आया है आपके पास, दैट इज एग्जैक्टली 6120,000, लेकिन ये वो पैसा है जो आपने बैंक से विड्रॉ करके कैश में रखा था। ओके, कितना डिपॉजिट कराया था आपने बैंक में, तो वो भी अमाउंट देख लेते हैं, वो अमाउंट भी आप लोगों के सामने है, 37848 ये अमाउंट आ रही है, तो ये अमाउंट आ रही है मेरे बच्चों 337,848,500, ये लें सर, ये बैंक में आ गया। ओके, कैश अकाउंट पे नज़र रखनी है, कोई भी कैश की चीज़ आ रही है तो आप उसे कैश अकाउंट में लिख रहे हैं। कैश अकाउंट क्यों बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कैश अकाउंट से फ्रॉड चाहिए। ओके गाइस, आगे राइट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, सर कोई बैड डेट हुआ था पुराने ज़माने में, रिकवरी हो गई है, तो बैड डेट से रिकवरी जब होती है तो डेबिट बैंक हो गया, ये देखें ना, डेबिट तो बैंक ऑलरेडी हुआ पड़ा है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना पड़ा है बच्चों, डेबिट बैंक हो चुका है, वी नीड टू क्रेडिट जस्ट इनकम, तो ये इनकम में चली जानी चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अदर इनकम में आप लोगों को ये लिख देना चाहिए, किधर है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे इनकम में आप लोगों को बैड डेट रिकवरी लिख देनी चाहिए, ये अदर इनकम होती है आप लोगों की, तो बैड डेट रिकवर्ड, ये लें सर, कितनी अमाउंट है यार बैड डेट रिकवर्ड, सर बैड डेट रिकवर्ड की अमाउंट आ रही है आप लोगों के पास एग्जैक्टली देखना पड़ेगा जी देख लेते हैं, 1860 आ रही है सर, तो 1860,000, 1.8 मिलियन ऐसा है जो कि आप लोगों को रिकवर हो गया है, 1.86 मिलियन। ओके, बैड डेट रिकवर्ड आपकी इनकम होती है, बिल्कुल इनकम होती है। आगे चलें सर, आगे चलें सर, आगे चलें, राइट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड हो गया, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, सर आपने एक नॉन करंट एसेट 750,000 का बेच दिया, सर इसकी एक डबल एंट्री होती है डिस्पोजल की, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर हेयर डिस्पोजल की एंट्री। डेबिट कर किया आप लोगों ने बैंक को 750,000 से, ये हो गया, लें जी 750,000 बच्चों, तो 750,000 आपने बैंक में लिख दिया, ये लें डेबिट बैंक। क्रेडिट एसेट की कैरिंग वैल्यू होती है और बिक क्या रहा है प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट ही बेच रहा है, तो लें जी फिक्स एसेट की कैरिंग वैल्यू मुझे चाहिए, वो मुझे क्रेडिट करनी है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, एंड द बैलेंसिंग अमाउंट वुड बी प्रॉफिट या लॉस। ओके सर, आगे मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, ले लीजिए डेबिट बैंक क्रेडिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है, ये रिसीट्स में ये वाले भी शामिल है, कैश वाला भी शामिल है। ओके आगे सर, क्रेडिट साइड पे इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया, कोई इंश्योरेंस का अकाउंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट आपका एक्सपेंस है, क्रेडिट बैंक हुआ हुआ इंश्योरेंस अकाउंट एक्सपेंस है, जिसका अकाउंट है यानी जिसके ओपनिंग क्लोजिंग है उसका अकाउंट बनाओ, बाकी जरूरत ही नहीं है, और हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्सपेंस का अकाउंट बनाया जो कि रेंट एक्सपेंस है, उसकी अमाउंट इधर ले आएंगे, बाकी डायरेक्ट उठा आगे पीएनएल में भेजी जाओ, इतना आसान है, देख लो। ओके सर, इंश्योरेंस को आप पीएनएल में भेजेंगे, तो मैं इंश्योरेंस को पीएनएल में भेजने लगा हूँ, ये देखें ज़रा, डायरेक्ट इंश्योरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, इंश्योरेंस कितना एक्सपेंस आ रहा है यार, 175,000, ये लें जी 175,000 ये अमाउंट आ गया। आगे सर, आगे क्या है जी, रेंट फॉर रेंट एंड रेट्स, तो डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट बैंक, बैंक तो क्रेडिट हुआ है, रेंट एक्सपेंस आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो डेबिट यहाँ पे करना है आप लोगों ने, एंड द अमाउंट इज 44.2 मिलियन, ये लें सर 4.2 मिलियन की अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ रही है। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोग बड़ा सिंपल सा काम है, इसको बैलेंस करें और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आ रहा है इसको अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं, 4.2 मिलियन 168,175 नेट ऑफ करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 4193,000, यस ये लें, ये आपका एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस इधर से उठाएं और इधर लिख दें, साथ ही रेफरेंस भी दे दें रेंट एक्सपेंस का, तो 419
3,000 लें सर, ये अमाउंट आ गया। सो दिस इज रेंट। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? रेंट भी हो गया। यूटिलिटीज का कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ हमने, तो सिंपल यूटिलिटीज उठाएं और इधर लिख दें यूटिलिटीज। लें जी, कोई ओपनिंग क्लोजिंग था ही नहीं, जिस चीज़ का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है वो P&L में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट चले जाएंगे। तो इतनी अमाउंट आ रही है सर, कितनी आ रही है? यूटिलिटीज 4365 ये प्लीज़ कॉमर्स यूज़ कर लेना ताकि कैलकुलेशन करते वक्त, कैलकुलेटर यूज़ करते वक्त मिस्टेक ना हो। ओके, 4365,000। आगे क्या करना है मेरे बच्चों? फ्री होल्ड लैंड परचेज। सर इस दफ़ा आपने लैंड परचेज की है 1700,000 की। तो सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का जो भी बैलेंस है हमारे पास, उसमें ये 1700 जाके ऐड हो जाएगा। तो ओपनिंग में एडिशंस में मैं फ्री होल्ड लैंड लिख देता हूँ यहाँ पे। फ्री होल्ड लैंड ऐड जो हुई है इस दफ़ा वो 1700 है। ये लें सर। अगर आप चाहें तो आप इसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में जाके ऐड भी कर सकते हैं बैलेंस शीट में अभी के अभी। ओके, फ्री होल्ड लैंड है सर, डेप्रिशिएट वगैरह नहीं होती, इसलिए डेप्रिसिएशन के इश्यूज नहीं है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक में पहले ही कैश अकाउंट में लेके जा चुका हूँ। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स में आपने डेबिट क्रेडिटर करना है, क्रेडिट बैंक है, बैंक तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ पड़ा है, आप उठाएं और इसको किधर लिख लें जाके? क्रेडिटर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, और ये कितनी अमाउंट है जो डेबिट होनी चाहिए? 18155,000 लें, ये अमाउंट है जो इधर आनी चाहिए सर क्रेडिटर्स। अब क्या करना चाहिए? सिंपल है सर, क्रेडिटर्स का अकाउंट बैलेंस करके निकाल सकते हैं, लेकिन देख लो हो सकता है कैश में भी को पेमेंट की हो क्रेडिटर्स को, इसलिए जस्ट वेट। ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कोई अकाउंट आपने नहीं बनाया हुआ, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहाँ पे आ जाएंगे एंड अमाउंट इज 700,000। ये लें सर, ये लें जी, 7 लाख। आगे नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज इक्विपमेंट। एक्सरसाइज इक्विपमेंट इज अगेन आपका क्या है? इक्विपमेंट है यार। तो इक्विपमेंट जो है वो इधर आके फ्री होल्ड इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगा। ये लें जी, इक्विपमेंट की कितनी अमाउंट है ये मैं इधर ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं इधर ही डील कर लूँ। 735,000 ये अमाउंट आ रही है सर, ये इक्विपमेंट में ऐड होना चाहिए। एक फ्री होल्ड लैंड खरीदी है और एक इक्विपमेंट खरीदा, और एक आप लोगों ने जो एसेट है, फिक्स एसेट, वो बेचा भी है। फेयर इनफ, दैट्स इट गाइज। एक्सरसाइज इक्विपमेंट हो गया। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस उठा के बैलेंस शीट में ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो आपको ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ले जाना चाहिए। ओके सर, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ले जाते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ रहा है कैश का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक का बैलेंस आ रहा है इसको उठाएं और बैलेंस शीट में जाके लिख दें। तो बैलेंस शीट में बैंक डेबिट साइड पे ही आ रहा है सर, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग एसेट्स में यहाँ पे बैंक बैलेंस लिख सकते हैं। कितना बैलेंस आ रहा है आप लोगों के पास अगर आप गौर करो तो सर ये बैलेंस बैंक का आ रहा है 5,894,000 लें सर, ये आप लोगों का बैंक का बैलेंस है। ओके सर, फेयर इनफ। आगे क्या करना है सर हम लोगों ने? आगे देख लेते हैं सर आगे क्या करना है। लेट्स अंडरस्टैंड कि आगे क्या कर रहे हैं हम। ओके बच्चों, आगे क्या है सर ज़रा देख लेते हैं सर, अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। ओके, अब सर हमने क्या करना है? आगे बढ़ते हैं सर। क्लोजिंग बैंक पूरा का पूरा डील हो गया, जो चीज़ जिधर जानी थी हम लोग डील कर चुके हैं। अब आ जाए जी अमाउंट पेड फ्रॉम पेटी कैश, कैश में से अमाउंट जो पे हुई हैं। सैलरीज आपका एक्सपेंस है, तो उठाएं सैलरी, इधर लिखते हैं सैलरी, ये लें सर सैलरी इधर आ गई। डेबिट एक्सपेंस जिसका अकाउंट नहीं है वो डायरेक्ट P&L में सैलरी एक्सपेंस आपके पास आ रहा है, इसीलिए ओपनिंग क्लोजिंग सबसे पहले डील करने में फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता हो जाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग जिसके हैं उसका अकाउंट है, बाकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सर क्या अकाउंट बनाना जरूरी है? एडलेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इफ़ यू हैव सेंस तो आप एडलेस भी कर सकते हैं। ओके जी, सैलरी आ गई। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एज इट इज़ आ जाएंगे सर, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एज इट इज़ आ जाएंगे। कितनी अमाउंट है? 640। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्रेडिट कैश हो रहा है, तो कैश के अकाउंट में लिखना ना भूलना इसे। तो 2.3 मिलियन लें जी, आप लोगों ने सैलरीज पे की हैं इस अकाउंट से, और आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस भी पे किए हैं इस अकाउंट से। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस ये लें जी, एंड द अमाउंट इज़ 23 मिलियन की आपने पे किए हैं, सॉरी 2.3 मिलियन की पे की हैं आपने, 2.3 मिलियन की आपने पे की हैं सैलरीज, और सन्ड्री एक्सपेंसेस जो आप लोगों ने पे किए हैं वो 640 हैं। डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, ये लें जी, ये काम हो गया। ओके, फेयर इनफ। आगे सर बताएं ज़रा आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्लब हैज़
has a tuck shop which earns a profit margin of 20% of sales. All sales of tuck shop are made on cash. तो मुझे tuck shop की sales निकाल के इधर लानी है. तो let's prepare tuck shop to 20% margin है. 5 लाख destroyed by fire था, वो हम डील कर चुके हैं. नहीं किया तो ये एंट्री बनी पड़ी है, इसको डील कर लेते हैं. ठीक हो गया, तो डील कर लें सर. तो लें सर, डील कर लेते हैं. यहाँ पे बाय फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये लें, ये आपका एक एक्सपेंस आ गया, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ये पीनल में चला जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल में से ये माइनस हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड. तो ये अमाउंट आ रही है आपके पास 500,000, ये इधर आ गया. और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस हो जाएगा, तो ये 5 लाख मैंने ऑलरेडी माइनस किया हुआ. ओके, नाउ वी नीड टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिटर्स से. यहाँ से परचेजेस कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो परचेजेस कैलकुलेट कर लें. यहाँ से कितनी परचेजेस आ रही हैं, प्लीज़ ज़रा ये देख लें कितनी परचेजेस आ रही हैं. सो यू हैव टू बैलेंस दिस, आपको इसको बैलेंस करना है. तो सर बैलेंस करें ना, फिर कौन रोक रहा है आपको. तो सर बैलेंसिंग अमाउंट वुड बी, यहाँ से परचेजेस आएंगी 1,8,985,000. 18 मिलियन की आप लोगों ने परचेजेस की हैं. सर ये परचेजेस आ गई, ये उठाएंगे आप लोग और ये इधर ले आएंगे. 18,985,000, ये लें सर, ये परचेजेस आ गई. अब सर अगर ये परचेजेस आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड होंगी, ये माइनस होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी, देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल. आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी. सर कितनी आ रही है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल. तो सर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस स्टॉक लॉस बाय फायर माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है. कितनी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, प्लीज़ बताएं, कैलकुलेट कर लें ज़रा. थैंक यू सो मच. ये अमाउंट आ रही है जी 1,828,500. ले रही है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है. अब मुझे 80% चीज़ मिल गई है. व्हाट कैन आई डू, आई कैन कैलकुलेट इजीली सेल्स. सेल्स कितनी आएंगी बच्चों, तो 1,828,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जी सर 80, क्योंकि 80% को रिफ्लेक्ट कर रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो सेल्स आपके पास आ जाएंगी यार बच्चों 22,856,250. ले लीजिए सेल्स लेस करें, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. और ग्रॉस प्रॉफिट की जो अमाउंट आ रही है दैट इज 5,745,714 मिलियन बन रहा है, 250. ये प्रॉफिट है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है. इसका मतलब है यही प्रॉफिट है जो आप लोगों ने ले जाना है आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. प्लस सारी की सारी सेल्स कैश में हुई हैं, तो इसको कैश के अकाउंट में भी ले जाएंगे. फेयर इनफ. बिल्कुल सर, डन है सर. लेके जाएं ज़रा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में पहले और फिर कैश के अकाउंट में. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में भी ले जाते हैं और कैश के अकाउंट में भी ले जाते हैं. कैश के अकाउंट में सारी की सारी सेल्स जानी है, सारी की सारी सेल्स. ओके सर, ठीक है सर, लेके जाए ना ज़रा, फिर अभी पता चल जाता है. यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम आए और हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दी हमने. यहाँ पे क्या लिखा सर, प्लीज़ बताएं ज़रा, क्या लिखना है हमने. जी बिल्कुल सही, प्रॉफिट फ्रॉम टक शॉप. ये लें जी, प्रॉफिट टक शॉप, साथ में रेफरेंस. एंड द अमाउंट वाज, हमारे पास जो अमाउंट आ रही थी वो आ रही थी 4,571,250. ये लें सर, ये अमाउंट आ रही थी सर. दैट्स इट, ये आपकी टोटल इनकम्स हैं. ओके फेयर इनफ. आगे सर, आगे क्या करना है सर, कैश अकाउंट में सारी की सारी सेल्स आप यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लेंगे. तो टक शॉप सेल्स और इसका जो भी वर्किंग बनाई हुई है आपने, उसको आप उसका नंबर दे के यहाँ पे अमाउंट ले आएंगे. और कितनी सेल्स थी टक शॉप सेल्स की, 22 मिलियन था, 856,250. तो ये वैल्यूज थी यहाँ बच्चों. ये लें जी, कैश का अकाउंट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है. अगर आप और करो तो अब कैश अकाउंट को बैलेंस किया जा सकता है. तो सिंपल सा कैश अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो यू विल गेट लॉस बाय फायर, सॉरी लॉस बाय थेफ्ट, जो वो चोरी करके लेके गया. आगे नॉन करेंट एसेट्स सिर्फ रह गए हैं. नॉन करेंट एसेट्स को डील कर लेते हैं क्योंकि हम ये भी लिख चुके हैं और ये भी लिख चुके हैं.
नॉन करेंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन एंड दैट्स इट। बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसके थेफ्ट को हम लोग देख लें। यहाँ पे अकाउंट को बैलेंस करेंगे बच्चों आप लोग। जब आप अकाउंट बैलेंस करोगे तो यू विल गेट हेयर बैलेंसिंग अमाउंट दैट विल बी लॉस्ट ड्यू टू फ्रॉड, दैट इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रॉड। इस तरह यू आर गोइंग टू यूज अ कैश अकाउंट टू कैलकुलेट लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू फ्रॉड। तो ये अमाउंट आ रही है, बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है, देखें ज़रा कितनी अमाउंट है। ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। नाउ वी नीड ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होने के बाद यहाँ पे लॉस ड्यू टू फ्रॉड। ये अमाउंट आ रही है आपके पास 1.66250 मिलियन, ये अमाउंट है। ये सारा का सारा लॉस उठेगा और ये सारा का सारा लॉस जाएगा एक्सपेंसेस में। तो सर मुझे एक्सपेंसेस में इस लॉस को लिखना है, मुझे इस एक्सपेंसेस में इस लॉस को लिखना है। तो लॉस ड्यू टू फ्रॉड, अब मैं ये लिखने वाला हूँ जी, लॉस ड्यू टू फ्रॉड। फ्रॉड ये एक्सपेंस इधर आ जाएगा आपके पास और ये अमाउंट आ रही है आपके पास 1,62750। ये लें सर, ये अमाउंट आ रही है फ्रॉड की। अब सर सिर्फ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट रहता है, उसको प्रिपेयर करें एंड दैट्स इट। ओके सर, फाइन, बताएं सर ज़रा क्या करना है सर अभी देख लेते हैं सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के नोट को। लें ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट आ गया। ओके सर, ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स वाज 2800। लें जी 28 मिलियन। सर ये ओपनिंग बैलेंस भी इधर गिवन, इधर जो आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज कर रहे हैं उसमें ये भी तो जाना है सर। बिल्कुल जाना है सर, सही कह रहे हैं आप सर। तो फिर कितनी वैल्यू लिखनी चाहिए मुझे? 2800 यहाँ पे लिख लेनी चाहिए। ये लें 28,000 सर, ये लें सर, ये अमाउंट भी लिख लेनी चाहिए। ओके अच्छा, इसके अलावा कोई अकाउंट आपने बनाया हो जिसमें ओपनिंग बैलेंस था? लें जी ये सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी भी आनी चाहिए इधर। तो ये लें जी 10,642 पॉइंट आपके पास आ रहा है 500, ये लें 0.5, ये लें लायबिलिटीज़ में। तो सर हर जगह से एसेट लायबिलिटीज़ का ओपनिंग उठा के लाएं ताकि ओपनिंग फंड्स का बैलेंस आपको मिल जाए। ओके सर, फेयर इनफ। आगे जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को सॉल्व करें। सिंपल, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान काम है। लेट्स डू इट जी सर। ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज 2800। एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016। ये सर आप लोगों ने 2016 में ख़रीदा। एक्सरसाइज इक्विपमेंट जो आपने ख़रीदा है वो हमने ये जो इक्विपमेंट ख़रीदा आपने, ये ख़रीदा आपने 1 अक्टूबर 2016 पे। सर 1 अक्टूबर 2016, ईयर एंड है दिसंबर 2016, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका मतलब है 3 माह की डेप्रीसिएशन इस पे चार्ज होनी चाहिए। 20% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कैरिंग वैल्यूज ही गिवन है। 20% लगाएंगे, इंटू 3/12 करेंगे तो एडिशंस के ऊपर डेप्रीसिएशन आ जाएगी। फ्री होल्ड लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगी। ओके फेयर एनफ सर, आगे बढ़ें। फिक्स एसेट्स हैविंग ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ 800 वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 2016। सर उसकी ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू 8 लाख है, लेकिन वो बिका कब है? 31 मार्च को। इसका मतलब है जैन फेब मार्च तो वो भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब है 3 माह इसको डेप्रीशिएट करके डिस्पोजल की एंट्री में लेके जाना। तो सर ओके सर, कितनी डेप्रीसिएशन आती है अभी बता देते हैं आपको कितनी आ रही है। ओके सर फाइन, कैलकुलेट करें ज़रा डेप्रीसिएशन। तो सर वो डेप्रीसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं? नीड स्पेस। लें जी यहाँ पे मुझे स्पेस मिल गई, ये मेरे सामने स्पेस आ गई। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है। ये जितना कुछ भी गिवन है, अब मैं आई एम गोइंग टू रेज दिस। आप देख सकते हैं ज़रा यहाँ पे मैं डेप्रीसिएशन की वर्किंग करने लगा हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब हम लोगों ने इसकी वर्किंग करनी क्या करनी है सर, बताएं सर। ओके सर, अब आ जाए यार बच्चों डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन का तरीका ये होता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेज है ना, उसमें जो डिस्पोजल शामिल है ओपनिंग बैलेंस पे, वो माइनस करके रेट ले लें। सर 28 मिलियन ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये लें। उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिस्पोजल के अलावा जो भी डिस्पोजल वो माइनस करें और इनटू कर दें 20%। ये आपके पास ओपनिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन आ जाएगी सर। ओपनिंग बैलेंसेस पे जो डेप्रीसिएशन आई है वो कितनी आ रही है आप देख सकते हैं सर। कितनी अमाउंट आ रही है डेप्रीसिएशन की बिफोर डिस्पोजल, यानी ओपनिंग बैलेंस आफ्टर डिस्पोजल जो डेप्रीसिएशन आ रही है, ये अमाउंट आ रही है आपके पास 5,44,000। ये अमाउंट आ रही है। ओके, अब डिस्पोजल पे अलहदा से डेप्रीसिएशन चार्ज करें, डिस्पोज्ड एसेट पे अलहदा से चार्ज करें। 3 माह यूज हुआ है ये,
तो 800,000 इसकी कैरिंग वैल्यू है साल के शुरू में, इंटू 20% इंटू 3/12, तो ये 3/12 की आप डेप्रीसिएशन इस पे डिस्पोज्ड एसेट पे चार्ज करेंगे। फेयर इनफ। कितनी आ रही है? 40,000 आ रही है सर। बस बिल्कुल जी, ये लें। अब एडिशंस पे चार्ज कर लें, जो एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर हैं उस पे चार्ज करें सर। एडिशंस पे एडिशन कितना हुआ है? 7350, ये अमाउंट आ रही है जी। 000 ये अमाउंट आ रही है आपके पास। ठीक हो गया। फ्री होल्ड लैंड है सर आप लोगों के पास, फ्री होल्ड लैंड है। क्या लिखा हुआ था जी? फ्री होल्ड लैंड परचेज किया आपने 17,000 पे। टेक्निकली फ्री होल्ड लैंड है, इट शुडंट बी डेप्रिशिएटेड, लेकिन उसने बोला हुआ है कि सारे के सारे फिक्स एसेट्स यू नीड टू डेप्रिशिएट। आपने सारे फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है। उसने बोला हुआ है सारे फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करो। अब इस वजह से शायद उसने पूरे के पूरे फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट कर दिया। ठीक हो गया। तो क्योंकि फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है डेप्रिशिएट 20% है, इसलिए हम इसके ऊपर भी 1700,000 पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो हम लोग ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो एडिशंस ये 1700 भी ले लिया। अदरवाइज आप एक नोट दे सकते थे कि यार वी डोंट नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस 1700, यानी ये आप लिख सकते थे और बेहतर भी है यही लिखें। तो सर लिखना चाहिए डेप्रिसिएशन? बिल्कुल नहीं सर, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए इस पर। टेक्निकली फ्री होल्ड लैंड एप्रिशिएट नहीं होती। तो हो सकता है किसी एक आंसर में, किसी एक जगह पे मैंने कहीं आंसर देखा था, उन्होंने इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। फ्री होल्ड लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए? सिर्फ इसको डेप्रिशिएट करना चाहिए। ये अक्टूबर में आया था, हमने ट्रेस किया था 3/12 की, इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो एडिशंस पे जो बच्चों डेप्रिसिएशन आएगी दैट वुड बी 367 एंड 500 की डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन है बच्चों, सारी डेप्रिसिएशन इकट्ठी की इस साल की डेप्रिसिएशन आ रही है 5847,500। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन मेंशन कर दी। ये सामने अमाउंट नज़र आ रही है 5,847,500, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब सर नॉन करंट एसेट्स हैं कितने इस साल? सर नॉन करंट एसेट की एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं सर। लें जी, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वर्किंग बनने लगी है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस कितना था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का? ओपनिंग बैलेंस था 2800। लें जी, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैरिंग वैल्यू 28 मिलियन था सर। ये लें जी 28 मिलियन, ये लें सर। सर जो एडिशंस आए वो ऐड हो जाएंगे सर, एडिशंस ऐड हो जाएंगे बच्चों। ये लें, डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू डिस्पोजल डेट की माइनस होनी है, डिस्पोजल, और दैट्स इट। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपके पास। डेप्रिसिएशन माइनस करेगी और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये लें जी, ये आपका अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना लें। ये सीधा सीधा नोट बनाना है, नोट बना लें। मैंने कैरिंग वैल्यू का नोट बनाया। इस साल जो एडिशंस हुई थी बच्चों वो 1700 ये थी और 7350 ये थी। तो टोटल एडिशन जो आ रही हैं वो आ रही हैं 24,350,000। ये ले। डिस्पोजल, जो एसेट डिस्पोज हुआ है वो 8 लाख का था, लेकिन इस साल आपने 40,000 से तो उसे डेप्रिशिएट किया है। इसका मतलब उसकी जो कैरिंग वैल्यू निकलनी चाहिए दैट शुड बी 760,000। स्लो बोलो, ओके सर। 8 लाख का एसेट था साल के शुरू में जो मैंने बेचा, इस साल 3 माह यूज़ हुआ, मैंने 40,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। तो डिस्पोजल रेट पे कितने का था वो? 760 का। तो अब मैंने 760 इधर डिस्पोजल लिख ली। अब डबल एंट्री डिस्पोजल की पास करने वाली रहती थी, तो 760 इधर आ गया सर। ये लें सर 760। बिका कितने का था? 750 का। इसका मतलब ये है कि वी हैव अ लॉस ऑन डिस्पोजल। ये लॉस ऑन डिस्पोजल है 10,000 का। ये लें सर, और ये लॉस ऑन डिस्पोजल P&L में लेके जाएंगे। तो लेके जाते हैं। अभी डेप्रिसिएशन जो अभी आपने ऊपर चार्ज किया है दैट इज़ 5847,500। तो ये लेस करेंगे तो यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच इज़ 4,574,2,500। लें सर, ये अमाउंट आ गई। उठाएं इसको और बैलेंस शीट में लिखें। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या जो फिक्स एसेट्स आ रहे हैं मेरे बच्चों, वो आ रहे हैं 4,574,2,500। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस आ रहा है। डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इनकम स्टेटमेंट में जाके एक लॉस ऑन डिस्पोजल जो 10,000 का आ रहा है ये आप लोगों को लिख देना चाहिए।
तो 10,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल भी मैं यहीं पे लिखूँगा। ये एक्सपेंसेस थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ, लें जी, ये एक्सपेंसेस यहाँ पे हेडिंग आ गई और लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ पे आ गया। ये लें सर, कितनी अमाउंट है लॉस ऑन डिस्पोजल की? 10,000। ये लें सर, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को फाइनल कर सकते हैं आप लोग। ये आप लोगों की इनकम्स हैं, ये इस तरह बॉक्स में लेके आ सकते हैं आप लोग। ये आपके एक्सपेंसेस हैं, इनको भी बॉक्सेस में लेके आ सकते हैं। इनकम का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपकी टोटल अमाउंट आएगी 38,248,750। ये अमाउंट आ रही है यार। सारे एक्सपेंसेस का जब आप टोटल करोगे तो ये अमाउंट आएगी आपके पास 20,393,250। ये अमाउंट आ रही है सर। अब सर लेस कराएंगे, प्रॉफिट या लॉस सरप्लस आ जाएगा, एंड द सरप्लस इज 117,855,500। दिस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस आया है आपके पास, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। ओके, अब ये अमाउंट आ रही है। अब ये अमाउंट आपने उठानी है और बैलेंस शीट में ले जानी है, तो ये बैलेंस शीट में ले जाएं फंड्स में। यहाँ पे अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड्स आपके पास नहीं है, उसमें ये सरप्लस आके ऐड होगा। लें जी, तो ये अमाउंट आ रही है 1,785,500। अब ओपनिंग बैलेंस कहाँ से कैलकुलेट करना है आप सबको पता है। ये ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज़ हमने सारे कैलकुलेट करके लिख लिए थे इधर। ये ओपनिंग एसेट्स हैं माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़ हैं, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा आप लोगों के पास ये वाला बैलेंस। ओके, इसके अलावा सर क्लोजिंग बैलेंसेस कुछ थे जो हमने नहीं लिखे थे। बिल्कुल हैं जी, पहले ये ज़रा ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। मैं देख के लिख रहा हूँ यार, प्लीज़ ज़रा आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अमाउंट जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 39,181,500। लें जी, ये अमाउंट आ रही है बच्चों, दैट्स इट। अब सर देखते हैं ज़रा कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं करंट एसेट्स में लिखने वाली। सबसे पहले सर कैश अकाउंट आपने प्रिपेयर किया था, कैश अकाउंट का 25,000 इधर लिख लें। ये कैश आपके पास आ गया 25,000। कैफ़े का जो आपके पास था 25,000 सर, ये लें सर 25,000। कैफ़े के कुछ पेएबल्स थे, कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस ये आपके पास आ रहे थे। ये क्लोजिंग बैलेंसेस उठाएं और लिख लें। तो सर क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास आ रहे हैं 3.330,000। ये क्रेडिटर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास बच्चों, ये आ गए क्रेडिटर्स, ये लें। ओके, फिर आपके पास अगर हम लोग देखें तो कितना आ रहा है ये ओपनिंग बैलेंस। यार प्लीज़ आप लोगों ने खुद से देखना है, ये मेरे पास यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा। ये मैंने कंबाइन वैल्यू लिख दी है, तो प्लीज़ इसका आपने ओपनिंग खुद से देखना है। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़, मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है। प्रीपेड रेंट आप लोगों की, प्री पेमेंट रेंट, तो प्री पेमेंट्स इधर आएंगी सर, ये प्री पेमेंट्स इधर आ जाएंगी और ये स्टॉक भी इधर आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये 25 मिलियन स्टॉक है, 2.5 मिलियन स्टॉक है। प्री पेमेंट जो है 175,000 है। लें सर, ये वाली साइड आपके पास बच्चों आ रही है एग्जैक्टली टोटल जो आ रही है आपके पास, ये साइड आ रही है आपके पास 54,336 एंड 500। और ये वाली साइड भी इतनी ही आनी चाहिए 54,336 500। उसके हिसाब से ये जो सरप्लस है और ये तीनों माइनस करें तो ये ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन इन दोनों का जो कंबाइन आएगा दैट वुड बी 39। मैं देखता हूँ ज़रा, 39,181,500 माइनस करें सरप्लस। अगर हम इसमें से सरप्लस इज़ 1,785,500, तो ये अमाउंट आ रही है यार बच्चों आपके पास 21,326 मिलियन। लें सर, ये अमाउंट आ रही है। सो ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइस, लेजर ग्रुप के नाम से पास्ट पेपर का क्वेश्चन, जिसमें थेफ्ट भी था, कैश के अकाउंट को बड़े अच्छे तरीके से बनवाया और थोड़ा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन को लेके गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।